हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो चलिए आज बायोमोलिक्यूल नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल टॉपिक जो है नीट में दो एक दो क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बायोमोलिक्यूल में आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक अपन स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स देन प्रोटीन्स के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स में ही अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। अमीनो एसिड के बाद यहाँ पे आएगा विटामिन्स। विटामिन्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो रहेगा एंजाइम्स। और सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। जिस हिसाब से टॉपिक्स हैं उसी हिसाब से इनका सीक्वेंस भी है। मतलब बात की जाए कि टॉपिक में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से चांसेस रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहेगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फिर प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, विटामिन्स, फिर सब्सिक्वेंटली आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, बट जनरली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। तो चलो, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है, मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं खाने में या सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं क्या है इनका फॉर्मूला, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले से आइडिया होगा। जैसे आपको पता होगा एक कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड। तो ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। ठीक है। तो टाइप से पहले मैं बताऊँ आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक इसमें दो डेफिनेशन है, एक ओल्ड डेफिनेशन है और एक न्यू डेफिनेशन है। अगर ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से बात की जाए तो ओल्ड डेफिनेशन का क्या बोलती है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इनका एक जनरल फार्मूला होता है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इनका जनरल फार्मूला। ठीक है। ये है जनरल फार्मूला। तो उनका एक जनरल फार्मूला होता है जो है CxH2O होल बाई। ये क्या है इनका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला। बट जब मैं आगे इसमें और स्टडी की गई तो जनरल फार्मूला में ये देखा गया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये तो इसमें फिट हो जाते हैं। ठीक है। माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब के सब उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे इसका जनरल फार्मूला है वैसे ही है। अगर ग्लूकोज की बात की जाए, देखो ग्लूकोज में आपको क्या दिखता है, C6H12O6। तो मैं इसके हिसाब से लिखूं तो CxH2O होल 6। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये H2 होल बाई, तो यहाँ पे C6H2O होल 6। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये देखा गया कि मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट थे वो यहाँ पे फिट हो रहे थे। ठीक है। बट कुछ ऐसे थे जो यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहे थे। ठीक है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी देखे गए जो इसमें फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है। कुछ इसमें फिट नहीं हो रहे थे। जैसे बात की जाए रेमनोज की। रेमनोज ऐसा है, एक कार्बोहाइड्रेट है, वो इसमें फिट नहीं होता। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O5। क्या है, C6H12O5, जो उसमें फिट नहीं हो रहा था। बट कुछ ऐसे भी थे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट थे। ठीक है। क्या थे, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दूर दूर तक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और वो इस फॉर्मूले में फिट हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है या ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो उसको करेक्ट किया गया। करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, इसमें कुछ और चेंजेस किए गए, और चेंजेस करके इसकी डेफिनेशन होगी कि कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर क्या है, कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। ठीक है। जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप होने वाले हैं, और वहां पे क्या होंगे, या तो वो एल्डिहाइड होंगे या कीटोनिक कंपाउंड्स होंगे। या फिर दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से ये बोलते हैं कि सब्सटेंस विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके हाइड्रोलाइसिस करने पे, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिले, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दो टाइप की होगी, क्या क्या। पहली है, पहली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, यस, मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से। और दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये होगी कि ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस करने पे अपने को क्या मिलने वाला है, अपने को मिलने वाला है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिले, उनको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो दो डेफिनेशन है और ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, ओल्ड वाली में प्रॉब्लम क्या थी, ओल्ड वाली में प्रॉब्लम ये थी, ओल्ड वाली में कोई प्रॉब्लम ऐसी खास नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे
जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं वो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं। जैसे CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिट हो रहा है। एसिटिक एसिड, ये फिट हो रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये फिट हो रहा है इसमें। लैक्टिक एसिड, ये फिट हो रहा है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस हैं वो भी इसमें फिट हो रहे थे। ठीक है, प्रॉब्लम इसकी ये थी। चलो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट ऑफ जिनको हम देखते हैं। इनका जनरल फार्मूला के हिसाब से वो लिखा हुआ है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा, CH H2O होल बाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और किससे मिलके बने हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन और वाटर, यहाँ पे हाइड्रेट मतलब वाटर के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक, तो देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये इसमें फिट नहीं होता। ठीक है, ये फिट होता है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा रैमनोज है, रैमनोज, रैमनोज क्या है, C6H12O5, ये फिट नहीं होता बट एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वो डेफिनेशन चेंज की गई, ऐसे और भी कंपाउंड देखे गए जिनमें ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था बट वो कार्बोहाइड्रेट थे। उसके बाद देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी बोलती है केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, उनको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। समझ गए बात को। चलो आगे देखो, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन अवर होम इज द सुक्रोज। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन शुगर है जो हमारे घरों में यूज होती है या जिसको हम यूज करते हैं वो कौन सी है, सुक्रोज शुगर है। ठीक, चलो, वेयर द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, और सैकराइड्स का जो मीनिंग है वो क्या है, शुगर। ठीक है, सैकरॉन से बना हुआ है, सैकरॉन वर्ड से क्या बना है, सैकराइड बना है, और जिसका मीनिंग है शुगर। शुगर मतलब आप समझते ही हो। ठीक है, देखो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका क्लासिफिकेशन तीन टाइप से यहाँ पे किया गया है। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट होते हैं जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं करते। ठीक है, कर सकते, वो फर्दर क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड। और यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 20 मोनोसैकेराइड आर नोन टू अकर। ठीक है, ऐसा पता है, ऐसा पता किया गया है कि केवल लगभग 20 ही मोनोसैकेराइड्स अकर करते हैं, 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। सबसे पहले इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में और जो कॉमनली अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले है ग्लूकोज, फिर है फ्रक्टोज और राइबोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ये कॉमनली आपको दिखने वाले एग्जांपल्स हैं, किसके हैं, मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। उसके बाद बात की जाती है ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पे, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड की आपको क्या मिलेंगी, यूनिट्स मिलेंगी, तो उनको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड में अगर किसी को हाइड्रोलाइज करने पर 2 यूनिट मिल रही है तो उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। ठीक है, अगर किसी को हाइड्रोलाइज करने पर 3 यूनिट मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड। अगर 4 मिल रही है तो टेट्रासैकेराइड। ये जो सारे के सारे हैं, डाई, टेट्राई और टेट्रा, ये सब किस में आते हैं, ओलिगो। तो ओलिगो में क्या है, 2 to 10, अगर आपको 2 to 10 यूनिट मिल रही है, 2 से 10 तक यूनिट मिल रही है, तो वो सब के सब किस कैटेगरी में आने वाले हैं भाई, ओलिगोसैकेराइड में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे आर प्रोवाइड। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोलाइज करने पे वो कितने मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, ओलोसैकेराइड। अमॉन्ग दीज मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड, अब इसमें से कुछ मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड्स हैं। द टू मोनोसैकेराइड यूनिट बियॉन्ड द हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड मे बी डिफरेंट और सेम। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ या हम उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं ओलिगोसैकेराइड को, तो हो सकता है मिलने वाली जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो क्या है, सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी टाइप की हो सकती हैं। जैसे आपको बात एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल देता हूँ मैं, सॉरी डाइसैकेराइड का, इसका नाम है माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पे दे 2 यूनिट किसकी देता है, ग्लूकोज की देता है। ठीक है, ये 2 यूनिट आपको किसकी मिलेंगी, ग्लूकोज की। ये यहाँ पे आपको सेम यूनिट मिल रही है। वहीं अगर आप लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा साथ में ग्लूकोज। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट यूनिट मिल रही है, और ऊपर वाले केस में सेम यूनिट मिल रही है। ठीक है, तो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ठीक है। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज,
अगर आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो वहां पे आपको देखो क्या मिल रहा है। वहां पे मिल रहा है आपको, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने पे मिल रहा है आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, ग्लूकोज का, और एक मॉलिक्यूल मिलेगा फ्रक्टोज का। ओके, वेयर द माल्टोज गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ओनली। जबकि आप माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल केवल किसके, ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलने वाले हैं। ओके, सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमने क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो गया, ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट हो गया। तो ओलिगो में डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब हो सकते हैं, और ओलिगो में कितने से कितने तक यूनिट मिल सकते हैं, 2 से 10 तक मिल सकती हैं। उसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइज करने पे उनका क्या बिहेवियर है, ये उसके हिसाब से अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखो, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट आपको यहाँ मिलने वाली है। मतलब 2 से 10 तक है तो क्या है, ऑलिगोसैकेराइड है। 2 मिल रही है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राई है। अगर 10 से ऊपर मिल रही है, ठीक है, 100 200 ये इस टाइप की बात हो रही है, तो उनको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो अगर इसको हाइड्रोलाइज किया और हाइड्रोलाइज करने के बाद में आपको बहुत सारी यूनिट मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स अपने दिए हुए हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के लिए एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि ये टेस्ट में क्या है, स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं रहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर भी कहा जाता है। किसको, पॉलीसैकेराइड्स को। तो पॉलीसैकेराइड के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। The carbohydrate may be classified as either reducing or non reducing। कार्बोहाइड्रेट को अपन और भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अगर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो सकता है जिसका, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अगर इसका रिडक्शन नहीं हो सकता तो वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आगे देखो, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रेजेंट। अगर फेलिंग और टॉलेंस के साथ में रिएक्शन कर ले रहे हैं तो वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऑल द मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। देखो, एल्डोज हो, कीटोज हो, ये सब के सब जो मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है, वो सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर रहते हैं, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। देखो क्या क्या लिखा है, ये सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग एक शुगर है जो बार बार कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज हो या कीटोज हो, वो सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अच्छा, एल्डोज और कीटोज का मतलब क्या है। अच्छा, एल्डोज और कीटोज का मतलब सिंपल सा ये है कि जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो क्या होंगे, एल्डोज होंगे, ठीक है। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डोज। और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा वो क्या होगा, कीटोज। जैसे मैं आगे बता दूं, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप रहेगा, ग्लूकोज में ग्रुप रहता है एल्डिहाइड, तो इसीलिए ग्लूकोज कौन सा होगा, एल्डोज। और जो फ्रक्टोज है उसमें रहता है कीटोज, ठीक है, कीटोन ग्रुप, इसीलिए बोलेंगे उसको कीटोज, ठीक है। आगे देखो, मोनोसैकेराइड आज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर किसी मोनोसैकेराइड मतलब किसी भी जो है अपन सैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की, इसमें कितने कार्बन एटम हैं इसके बेसिस पे भी इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो फर्दर क्लासिफाई किया गया है तो देखो यहाँ पे कार्बन नंबर एटम कितने हैं उसके बेस पे, ट्रायोस है, टेट्रोस है, पेंटोस है, ठीक है। ट्राइस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, यहाँ पे 7 तक, ठीक है। तो ट्राइज वाला है जो सबसे छोटा है, ट्राइज वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटा है। तो अगर वो ट्रायोस है, 3 कार्बन है और उसमें ग्रुप है एल्डिहाइड, तो उसको बोलेंगे एल्डोट्रायोस। अगर 3 कार्बन है और उसमें ग्रुप है कीटोन तो उसको बोलेंगे कीटोट्राइज। तो इसके बेस पे इनका नाम है, ठीक है। अगर 7 कार्बन है और एल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे एल्डो हेप्टोज। अगर 7 कार्बन है और उसमें कीटोज है, कीटोन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे कीटो हेप्टोज। ओके, देखो अब आगे की बात सुनो, आगे है ग्लूकोज, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन जो बात की जाती है वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। मोनोसैकेराइड के हमने एग्जांपल्स देखे अभी, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है। डाइसैकेराइड में हमने देखा सुक्रोज और माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज और माल्टोज, और एक और लिख देते हैं यहाँ पे, लैक्टोज भी है। और यहाँ पे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और यहाँ पे गम्स भी एक एग्जांपल रहेगा, ठीक है। गम्स भी क्या है, ये किसके एग्जांपल्स हो गए, ये हमारे किसके एग्जांपल्स हो गए भाई, ये हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड के, ठीक। ये है पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, ये है डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स, समझे क्या, ये है डाइसैकेराइड। और ये सबसे फर्स्ट वाला क्या है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल, ठीक। तो मोनोसैकेराइड हैं, हाँ ये लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा तो तुम्हें याद नहीं रखने हैं। मोनोसैकेराइड हैं। और यहाँ पे एक और रहता है जिसका नाम है गैलेक्टोज,
ठीक है, जिसका नाम क्या है, गैलेक्टोज। तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं। सबसे पहले देखो ग्लूकोज है, ठीक, गैलेक्टोज है, ठीक, उसके बाद फ्रक्टोज है और ये क्या है, राइबोज है। इनके एग्जाम्पल्स को देखो, इनके सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और ये सब क्या है, डाइसैकेराइड। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ये जो इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे लिंक रहेगी, उस चैनल को ज्वाइन करना और वहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो तुम, ठीक। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबको पता ही है, बहुत दिन से आप जानते ही हो ग्लूकोज को, बहुत पहले से आपने पढ़ रखा है। C6H12O6, C6H12O6। सबसे पहले ये देखो ग्लूकोज में कार्बन का नंबर कितना है। यहाँ पे ग्लूकोज में भाई कार्बन का नंबर है 6। तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है हेक्सोज, ठीक है, हेक्सोज। अब हेक्सोज देखो, यहाँ पे जो OSE वर्ड लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट के लग रहा है, ठीक है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट। देखो, और ये हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको एल्डो हेक्सोस बोलोगे या कीटो हेक्सोस बोलोगे। तो अभी मैं बताऊँ आपको, अभी आपको पता नहीं है, मैं अभी स्ट्रक्चर इसकी बनाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसको बोलते हैं हम एल्डो हेक्सोस। क्या बोलते हैं, एल्डो हेक्सोस, ठीक है, एल्डो हेक्सोस। एल्डो हेक्सोस का मतलब सिंपल सा क्या है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोस, समझ गए, एल्डो हेक्सोस। अब देखो, अब ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज में हम सबसे पहले बात करेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, हम कैसे कैसे ग्लूकोज को बना सकते हैं। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर, आपको पता होगा केन शुगर आप लोग, ठीक है, केन शुगर। तो सुक्रोज को अगर बॉईल करें विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, किस किस के साथ में, या तो आप डाइल्यूट HCl के साथ में बॉईल करो, या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अगर आप इसको बॉईल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि सिंपल सा आप एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रहना चाहिए, एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में अगर आप इसको बॉईल करोगे, किसको, किसको भाई, सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। अगर सुक्रोज डाइसैकेराइड को बॉईल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। और दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों किस में मिलने वाले हैं, इक्वल अमाउंट में। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है किसका, ग्लूकोज का, वो किससे हो गया, आपने सुक्रोज को क्या किया, सुक्रोज को किया, बॉईल किया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, या फिर किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 होगा, या फिर भाई डाइल्यूट HCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर आपने इसको बॉईल किया और एल्कोहलिक वहां पर मीडियम रखा, ठीक है, तो आपको क्या मिला, वहां पे मिला आपको ग्लूकोज, प्लस साथ में क्या मिला, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका हो गया भाई, ग्लूकोज का, ओके। और ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इक्वल अमाउंट में मिलने वाले हैं, ठीक। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है यहाँ पे स्टार्च से, ठीक है, स्टार्च से। अगर आपको कॉमर्शियली आपको ग्लूकोज चाहिए तो इस मेथड का यूज करते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, और इसको भी किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया 393 केल्विन, 393 केल्विन में, और यहाँ पे प्रेशर है 2 to 3 atm। अगर आपने इसको हीट किया या गर्म किया तो आपको वहाँ पे n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलने वाली है, ठीक है। तो स्टार्च से अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं, स्टार्च से अगर ग्लूकोज को ऑब्टेन कर रहे हैं तो वहां पे एक साथ बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा और ओनली ग्लूकोज मिलेगा। अगर हमें सुक्रोज से ऑब्टेन कर रहे हैं ग्लूकोज को, तो सुक्रोज से ऑब्टेन करने के केस में जो ग्लूकोज मिल रहा है, जो ग्लूकोज मिल रहा है वो है केवल एंड केवल ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ठीक है। और स्टार्च से जो मिलने वाला है वो केवल ग्लूकोज है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा आइडिया रखो, ठीक। तो दो तरह से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। हाँ, यहाँ पे मैंने देखो कभी कभी ये लिखा रहेगा H+, या ये अगर इन्वर्टेज एंजाइम यूज करो किसके लिए, सुक्रोज के साथ, तो वहां पे अभी आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वहां पे ऑप्टेन हो जाएगा। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, स्टार्च से या फिर आप सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको n यूनिट्स ऑफ ओनली ग्लूकोज मिलने वाली है। और अगर आप सुक्रोज को क्या करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे डाइल्यूट HCl और H2SO4 के प्रेजेंस में, या एंजाइम इन्वर्टेज यूज करोगे, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको इक्वल अमाउंट में मिलने वाला है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों तरीके से हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर की बात करने से पहले मैं एक बार जो इसकी फैमिली है ना, ये कार्बोहाइड्रेट की, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हमने टेबल देखी इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, जिससे आपको ये इजी रहेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ट्रायोज क्या है, टेट्रोज क्या है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सब क्या है, इनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, और ये इनकी फैमिली ट्री क्या है, सुनो।
सबसे पहले जो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड। देखो, ग्लिसरैल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट, और यहाँ पे ये सबसे पहला आपको कार्बोहाइड्रेट मैंने लिख के दिया है, ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड, यहाँ पे CHO, ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा इसके साथ में ग्लिसरैल्डिहाइड में, देखो ये क्या है, CHO, सबसे टॉप पे CHO, ठीक है, ये CH2OH, और यहाँ पे OH, और ये H, ठीक, और ये सेंटर में कार्बन। तो ये 3 कार्बन है, यस, यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे लीनियर प्रेजेंट हैं। ये क्या है, सबसे पहले CHO, CH2OH, और ये OH, और ये H, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है। अब देखो ये जो कार्बन है, आपको इस कार्बन पे चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट दिख रही है क्या? चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यस। एक CHO है, एक H है, एक OH है, और एक CH2H है। अगर आपको कोई कार्बन दिखे, तो आपको पता है इस कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, या इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, आपको पता होगा, कायरल कार्बन। और जहां पर भी मॉलिक्यूल में ओनली एक कायरल कार्बन है, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको अभी दिखा होगा, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ये चीज इसमें एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर उसमें कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर होने के बाद में क्या है वहां पे, ठीक है, तो कायरल सेंटर है तो उसका मतलब क्या हो गया, और एक ही कायरल सेंटर है उसका मतलब क्या हो गया, वो ऑप्टिकली एक्टिव रहने वाला है। ओके, तो ये है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो बोलोगे क्या? नहीं, डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है भाई। डी का मतलब क्या है, जो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है उस पे अगर OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं डी, ठीक है। अगर यही OH ग्रुप इस कायरल सेंटर पे ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल, ठीक है। कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है, जो आपके पास कायरल सेंटर है उस पे अगर ये OH ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड, तो डी। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो एल, समझ गए? हाँ, वो डी और एल एक और जो होते हैं वो क्या करते, वो बताते हैं भाई लाइट का रोटेशन। क्या बताते हैं? लाइट का रोटेशन, आपने देखा होगा, ठीक है, लाइट का रोटेशन। अगर कोई कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वो डेक्स्ट्रो है, डी है, स्मॉल डी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा लीवो, ठीक है, लीवो रोटेटरी, आपने सुना होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। वो स्मॉल डी और कैपिटल डी में ये डिफरेंस है, डी और दोनों तरह से लिखा जाता है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है, दोनों के इंडिकेशन अलग अलग है। चलो भाई, तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड का आपको मीनिंग समझ में आ गया, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है और ये राइट साइड अगर OH है तो डी। अगर कोई बोले सर एल लिख के बताओ आप मुझे, तो एल में अगर लिखूं तो बेटा ये होगा हमारा एल ग्लिसरैल्डिहाइड, समझे क्या? ये क्या आ जाएगा, एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ग्लिसरैल्डिहाइड जी, अगर इसमें एक और कार्बन बढ़ा दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा एरिथ्रोज, और ये थ्रियोज, ठीक है। ये अभी आपको थ्री समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, याद भी हो जाएगा आपको, बहुत सिंपल है ये, ठीक। ग्लिसरैल्डिहाइड में 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, ये हमारा 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है, और ये भी 5 कार्बन का है, और ये पूरी की पूरी सीरीज ये 6 कार्बन वाली है, ठीक। सुनो बात को, ठीक है, पहले 3 कार्बन का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ठीक। तो 3 कार्बन में केवल ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बोलो, एल्डो, एल्डो ट्रायोस, क्या बोलेंगे इसको, एल्डो ट्रायोस। इसको क्या बोलेंगे भाई, एल्डो टेट्रोज, क्या बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एल्डो, एल्डो पेंटोज। और ये वाली पूरी सीरीज क्या है, एल्डो, एल्डो हेक्सोस, बात समझे क्या? देखो, एल्डो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, ट्राइज मतलब 3, और यहाँ पे ओज मतलब वो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बात समझे क्या? तो एल्डो ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस और हेक्सोस, ये पूरी की पूरी सीरीज है, उस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें क्या आएगा नेक्स्ट, जब हम आगे आते हैं तो ये इरिथ्रोज और थ्रियोज, इरिथ्रोज और थ्रियोज में सबकी स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे आपको लर्न करनी है वो, ठीक है, आराम से याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोज, फिर है अरेबिनोज, और फिर है जाइलोस, और है लेक्सोस, ठीक है। लेक्सोस के बाद आप आगे जाओगे, ठीक है, जो 6 कार्बन की है, फिर एलोस, फिर है एल्ट्रोस, ग्लूकोस, मेनोस और गुल्लोस, इंडोस और गैलेक्टोस और टेलोस, ठीक है। ये क्या है, पूरी की पूरी इसकी सीरीज है। सुनो बात को अब ध्यान से, देखो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ, वो जो कहानी स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई, ग्लिसरैल्डिहाइड से। ग्लिसरैल्डिहाइड के बाद हमने नेक्स्ट जो कार्बन
इसमें एक और ऐड किया, उसके बाद मिले हमें इरिथ्रोज और थ्रियोज। क्या मिले? इरिथ्रोज और थ्रियोज। समझते जाना बात को, ठीक है। उसके बाद जब इरिथ्रोज से आगे हम जाते जा रहे हैं, देखो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जो दादाजी थे उनके दो बेटे हुए, और जो हैं वो सबके सब क्या है, फैमिली को लिमिट करते जा रहे हैं। आगे दो ही दो रखने वाले हैं, ठीक है, सबके दो दो ही आगे जो हैं वो दो ही संतानें हो रही हैं, ठीक है। तो इरिथ्रोज के बाद क्या आया? राइबोज और एराबनोज, फिर जाइलोज और लेक्सोज, ठीक है, रेक्सल। देखो जो पहले दादाजी थे उनका नाम था ग्लिसरैल्डिहाइड। उसके बाद जो हुए, ठीक है, उनका नाम है ईटी, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड मतलब उनका नाम है गिट ईटी, ठीक है, ई फॉर ग्लिथ्रोस और टी फॉर थ्रियोस। उसके बाद जो उनके बच्चे हुए, ठीक है, अब बढ़ते जाएंगे, आपको पता है, तो उनका नाम आया रेक्सल, ठीक है, रेक्सल, RAXL, ठीक है। पहले ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर ईटी, फिर रेक्सल, ठीक है। रेक्सल के बाद जो अब फैमिली आप बढ़ने, आपको पता है बढ़ने वाली, पहले क्या था? एक था, ठीक है, एक थे, फिर हम दो, हमारे दो से चार हो गए, और फिर चार से आपको पता है कितने हो जाएंगे? आठ हो जाएंगे, ठीक है। तो आठ वाले में आपको पता है एल्लोज, ठीक है, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, इंडोज और गैलेक्टोज और टेलोज, ठीक है। सुनो आगे, देखो अब इसको बनाने की सीक्वेंस कैसी है वो सुनो मेरी बात, ठीक है। देखो यहाँ पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपको सीक्वेंस के हिसाब से सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, तो आपको देखना उसको बहुत आसान है, आप बना के देख लो या उसको चेक कर लो, ठीक। देखो आपके लिए दोनों चीज़ें आसान है। सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है आपको ग्लिसरैल्डिहाइड की। किसकी भाई? ग्लिसरैल्डिहाइड की, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड आपको सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है, ये है ग्लिसरैल्डिहाइड जी। ये क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर आपको ग्लिसरैल्डिहाइड से आगे जाना है, ठीक है, अब ग्लिसरैल्डिहाइड से अगर आपको आगे जाना है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड से सबसे पहले 3 कार्बन से 4 कार्बन पे में 4 कार्बन पे आएँगे। 4 पे जो आएँगे तो पहले यहाँ पे होगा इरिथ्रोज और यहाँ पे क्या होगा? थ्रियोज, ठीक है? इरिथ्रोज और थ्रियोज। तो सबसे पहले अगर आपको इरिथ्रोज की स्ट्रक्चर बनानी है, तो सबसे पहले आपको जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, वो आप लिख लो, ठीक है? ये ग्लिसरैल्डिहाइड लिख लिया। यहाँ पे एज़ इट इज़ ग्लिसरैल्डिहाइड लिख लिया। अगर आपने जो पूरा जो हमारा लेफ्ट साइड का चल रहा है, लेफ्ट साइड को आप इस तरह से आप इंडिकेट करो, HOH, ठीक है, HOH। अगर HOH लिखा तो ये क्या बन गया? इरिथ्रोज। अगर आपने ग्लिसरैल्डिहाइड बनाया, CH2OH, OH, और उससे ऊपर यहाँ पे HOH नहीं, OH और H लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई? थ्रियोज। ये क्या बन जाएगा? थ्रियोज। तो सबसे पहले जो कॉमन यूनिट है वो क्या बनानी है आपको? क्या बनानी है? ग्लिसरैल्डिहाइड। और ग्लिसरैल्डिहाइड के बाद में क्या करते जाना है आपको? H और OH, और OH और H के हिसाब से लिखते जाना है। अगर आप लेफ्ट साइड चल रहे हो जी, ठीक है, ये साइड चल रहे हो, अगर आप ये साइड पूरे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप केवल H और OH ऐड करोगे, ठीक है। अगर आप ये साइड जा रहे हो तो OH और H ऐड करोगे। तो मैं एक और यहाँ पे जो जाइलोज है उसकी स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या फिक्स करना है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये OH और H। अब आपको पता है थ्रियोज, तो थ्रियोज में OH और H करेंगे, ठीक है। थ्रियोज में OH और OH किया। उसके बाद क्या है? जाइलोज में, ठीक है। तो जाइलोज में क्या हो रहा है? जाइलोज में देखो ये किसके, इसके लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे क्या करोगे? H और OH। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप इसकी थ्रियोज की स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कुछ थ्रियोज के बाद जाइलोज की बना सकते हो, ठीक है, जाइलोज की। देखो इरिथ्रोज है, सबसे पहले मैंने किस चीज को कॉमन किया है? देखो यहाँ पे पूरा व्हाइट है, व्हाइट से जो मैंने लिख रखा है ये क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड को। अब ग्लिसरैल्डिहाइड के बाद आपको पता है ये ई किस साइड आता है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड H और OH, ठीक। लेफ्ट साइड क्या है? H और OH। हम बात करेंगे थ्रियोज की। थ्रियोज किस साइड है? राइट साइड है। तो राइट साइड OH और H, ठीक है, OH और H। पहले सबसे पहले किसको फिक्स किया? ग्लिसराइड। अच्छा जब भी आप किसी को भी बना रहे हो सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड को फिक्स कर लो। अच्छा सर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के बताओ इसी के बेस पे। देखो ग्लूकोज पहुंचने के लिए ग्लिसरैल्डिहाइड, इरिथ्रोज, एराबिनोज और यहाँ पे ग्लूकोज, ऐसे करके आप ग्लूकोज पे पहुंचोगे, ठीक। सुनो, तो ग्लूकोज पे पहुंचने के लिए आपने क्या किया? ग्लिसरैल्डिहाइड फिक्स किया, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो CHO और ये ग्लिसरैल्डिहाइड फिक्स कर लिया, ठीक। ये ग्लिसरैल्डिहाइड फिक्स कर लिया। अब आपको पता है ग्लूकोज पे पहुंचने के लिए आपने पहले कहाँ गए? आपने इरिथ्रोज गए, फिर एराबिनोज गए, और फिर ग्लूकोज पे आए हो, ठीक है। इरिथ्रोज, फिर एराबिनोज और फिर ग्लूकोज पे आए। तो ये क्या हो गया? ये ग्लिसरैल्डिहाइड। फिर ये इरिथ्रोज, इरिथ्रोज में H और OH चलता है, ठीक है। फिर एराबिनोज, देखो इरिथ्रोज के राइट साइड में है एराबिनोज, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो राइबोज आएगा, ये है एराबिनोज। तो अब आपको पता है एराबिनोज, ये यहाँ तक क्या हो गया? ग्लिसरैल्डिहाइड। ये क्या हो गया? इरिथ्रोज। अब एराबिनोज लेफ्ट साइड राइट साइड है, तो राइट साइड होगा तो OH और H लिखेंगे। और एराबिनोज के
लेफ्ट साइड कौन है? ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या आएगा? H और OH। समझ गए? तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इरिथ्रोज और थ्रियोज, राइबोज, और यहाँ तक आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इतने में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हुए हैं आराम से आप कर लोगे उनको, ठीक। समझ गए? तो इरिथ्रोज और थ्रियोज, राइबोज, रेबनोज, ये रेक्सल याद रखना आप उसको, और ये एल्लोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुल्लोज, इंडोज, गैलेक्टोज और टेलोज, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हो इजीली। H और OH के बेस पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। ये राइबोज है। राइबोज में आपको पता है GER, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, फिर इरिथ्रोज, फिर राइबोज। मतलब ये सारे के सारे इसमें H और OH एक ही साइड रहने वाले हैं, मतलब ये इस तरह से चलने वाला है। सबसे पहले क्या किया हमने, किसको फिक्स करेंगे भाई? ये ग्लिसरल्डिहाइड को फिक्स किया, ठीक है। ये OH और H और OH हो गया। फिर उसके बाद ये इरिथ्रोज, और फिर ये सेम, ठीक है। तो ये जो है इसमें सारे के सारे जो OH हैं वो सेम ही साइड रहने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइबोज। समझ गए बात को? ठीक है ना? ठीक। चलो, तो आगे देखो, ये ग्लूकोज, और ग्लूकोज तो आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये कॉमनली बार बार आपको दिखता ही रहेगा। अच्छा, एक चीज देखो, ग्लूकोज और मैनोज जो है उसमें क्या है, ग्लूकोज और मैनोज है, उसमें उसमें जो डिफरेंस है वो एक ही कार्बन पे डिफरेंस है, ठीक है। और जो मेन कार्बन है डिफरेंस का, वो क्या है भाई? वो मेन कार्बन है जो डिफरेंस का, वो है इसका ये C2 कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन? C2 कार्बन। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं ग्लूकोज बना देता हूँ आपको। ये है CH2H, CHO, ये क्या हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड, ये, ठीक। उसके बाद हमने क्या बनाया? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद जाएंगे भाई नीचे आए, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड के बाद नीचे आए तो इरिथ्रोज और थ्रियोज, तो हमें पता है ये इरिथ्रोज की साइड है। तो इरिथ्रोज, OH और H और OH, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, H और OH। उसके बाद हम आए तो यहाँ पे आया एक राइबोज और एक अरेबिनोज, ठीक है। राइबोज और अरेबिनोज, तो ये राइबोज की साइड नहीं है, किसकी साइड है? अरेबिनोज की साइड है। तो अरेबिनोज क्या लिखते हैं? OH और H। और उसके बाद आया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज खुद H और OH होता है, ठीक है। H और OH। तो यहाँ तक हम क्या पहुँच गए? कहाँ भाई? ये क्या बन गया हमारा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और मैनोज में रास्ता बिल्कुल सेम है, कहाँ तक? ये CH2OH, ये CHO, ये रास्ता बिल्कुल सेम। ये OH और ये OH, ये OH और H, ये भी H और OH, अरेबनोज आ गए। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंस हुआ है। क्या डिफरेंस हुआ है? ये OH और ये H। आप बोलोगे सर ये तो सेम दिख रहा है, नहीं सेम है भाई। देखो देखो, अगर मैं ये पहले कार्बन पे बात करूं तो CHO है, दूसरे कार्बन पे बात करूं तो ये OH है और H है, और यहाँ पे H और OH है, ठीक है। बाकी के जो कार्बन हैं वो सबके सब सेम है, बाकी के जो कार्बन हैं वो सबके सब सेम है, ठीक है। केवल सेकंड कार्बन है उसपे क्या है? उसपे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है H और OH का। तो अगर एक ही कार्बन के अलोंग ओपन चेन में, अगर एक ही कार्बन के अलोंग अगर आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस मिलता है या अलग मिलता है आपको, तो उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। क्या बोलते हैं भाई? एपीमर्स, ठीक है। एक टर्म आप सुनोगे एनोमर्स। क्या सुनोगे? एनोमर्स। तो एनोमर्स की जब भी बात होगी वहां पे भी सिंगल एक कार्बन के अलोंग ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या ओरिएंटेशन चेंज होगा वहां पे, ठीक है। बट वो कहाँ होगा भाई? क्लोज स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्लोज चेन में, ठीक है, क्लोज चेन में। अगर ओपन चेन में बात हो रही है तो ओपन की बात करोगे तो भाई एपीमर, ठीक है, और क्लोज चेन की बात करोगे तो वो क्या होंगे? एनोमर्स। तो अगर मैं पूछूं सर ग्लूकोज और जो मैनोज हैं, ग्लूकोज और जो मैनोज हैं, वो क्या हैं? वो क्या हैं? वो हैं सबसे पहले तो एपीमर्स, और कौन से कार्बन पे हैं? वो हैं C2 एपीमर्स हैं, ठीक है। समझ गए बात को? इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और इसके बारे में एपीमर्स हैं तो और कौन से कार्बन के C2 एपीमर्स हैं। ओके, चलो। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो और मैनोज हो, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज सेम ओसाजोन बनाते हैं। अभी बताऊंगा ओसाजोन क्या होता है, आप इस चीज को थोड़ा अभी ध्यान रख लो, ठीक है। सेम ओसाजोन ये फॉर्म करते हैं। ओसाजोन फॉर्म करने का मतलब क्या है? तो जो ओसाजोन है, ठीक है, उसमें हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, और इसमें क्या होता है जो है वो ऊपर के केवल दो ही कार्बन के साथ क्या है? रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। जो नीचे के कार्बन होते हैं वो इसमें देख लो और इसमें देख लो, ठीक है, वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 ये जो हैं 2 के बाद के जो कार्बन हैं वो सेम है इसमें, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ग्लूकोज हो, मैनोज हो और ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भी ये रहता है। फ्रक्टोज में क्या आएगा? सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी ये कार्बन आपको वैसे ही दिखने वाले हैं, ठीक है। ये CH2H, ये CH2OH। तो ये केवल जो डिफरेंस है इनमें, ये ऊपर के ही दो कार्बन डिफरेंट है, बट ये जो नीचे वाले हैं वो सेम रहते हैं। अगर यहाँ पे केवल दो जो ओसाजोन जो बनता है या जो रिएक्शन होती है वहां पे, वो रिएक्शन जो हो रही है, वो रिएक्शन किस पे हो रही है? केवल ऊपर के दो कार्बन पे। बाकी के जो नीचे के कार्बन है वो दोनों में क्या? तीनों में, ग्लूकोज हो, मैनोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, इन तीनों में ही सेम रहते हैं नीचे के चारों कार्बन। मतलब C3
C4, C5 और C6 ये कार्बन जो हैं वो सेम रहते हैं, इसीलिए सेम टाइप का ओसाजोन बनाते हैं। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट टू कार्बन एटम। ओसाजोन जो फॉर्मेशन है वो किस पे होता है? ओनली फर्स्ट टू कार्बन एटम पे होता है, इसीलिए ये सेम टाइप का क्या बनाते हैं? ओसाजोन। समझ गए? तो ये आपको फैमिली ये ध्यान रखनी है, ग्लिसरैल्डिहाइड, इरिथ्रोज, थ्रियोज, ठीक है, राइबोस, अरेबनोज, रेक्सल, ठीक है। फिर पहले जी थे, फिर जी दादाजी से, दादाजी के दो बच्चे हुए ईटी, ईटी के बाद कौन है? रेक्सल हुए, ठीक है, रेक्सल, और रेक्सल के बाद अल्लोज, ठीक है, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुल्लोज, इंडोज और गैलेक्टोज और टेलोस। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है और यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो जा रहे थे वो था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अभी मैंने आपको बता दिया। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? ठीक है, लीनियर, अगर अगर लीनियर के हिसाब से मैं बात करूं, ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, C6H12O6। और ग्लूकोज का जो सबसे फर्स्ट कार्बन है जो है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? एल्डो हेक्सोस, याद है ना? एल्डो हेक्सोस, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको एल्डो हेक्सोस। तो यहाँ पे जो ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे ये सबसे पहले CHO, ठीक है, CHO। उसके बाद जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे OH और OH, H और OH का ओरिएंटेशन डिफरेंस है, बाकी ये सबके सब सेम है। ठीक, अगर इसमें ये जो NCERT है इसमें लिखा हुआ है इसका कंडेंस फार्मूला, तो कंडेंस फार्मूला के हिसाब से CHO, और ये सारे के सारे क्या हैं? CHOH का होल 4, और ये है CH2OH। देखो, अगर मैं बात करूं कि सर बीच वाले 4 एल्कोहल हैं और ये पांचवा, हाँ 5 एल्कोहल है, बट ये अलग अलग टाइप के एल्कोहल हैं। जो सबसे ये जो ये 4 एल्कोहल है ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ये इसीलिए तो उसको बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब इसका नंबर है, इतना भी बहुत सारे नहीं, बट पॉलीहाइड्रोक्सी बोल रहे हैं इसके। तो ये क्या है? 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल है और बाकी के 4 जो हैं वो क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है। ओके, चलो। तो ग्लूकोज के बारे में लिखा हुआ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। अर्थ है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट वाज असाइन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसकी बताई गई है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपके दे रही। यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रक्चर के कंफर्म करने के लिए कुछ रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्या है? कंफर्म किया गया था। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लो आप, अगर आप इसकी लीनियर स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे आपको ऐसा 4 कायरल सेंटर दिखेंगे, 4 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मैंने अभी आपको बताया था। कायरल सेंटर का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर एक कार्बन जो है उसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग हैं, एक कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग हैं, तो वहां पे क्या होगा? उसको अपन क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर। देखो भाई, यहाँ पे CHO, ये H, ये OH, और ये नीचे की वैलेंसी, ठीक है, अलग है यहाँ पे। वैसे ये कार्बन को देखो HOH, ठीक है, ये क्या है? H और OH, ये है H और OH, ठीक है। यहाँ बाकी के देखो, बाकी के ये ये तो ये जो मैंने स्टार मार्क किए हैं, ये क्या है? कायरल सेंटर है। तो उसके पास कितने कायरल सेंटर हैं? 4 कायरल सेंटर हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है भाई? स्टीरियो GI प्लस OI, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर दोनों को मिला के बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे निकालने की जो ट्रिक है कि वहां पे ट्रिक क्या है बेटा, कि 2 की पावर n, n क्या है? कितनी स्टीरियोजेनिक साइट है? स्टीरियोजेनिक साइट मतलब वहां पे कितने कायरल सेंटर हैं, जितने कायरल सेंटर, और उसको क्या, 2 की पावर लगा दो, तो यहाँ पे आएगा 16। तो 16 इसके स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज की है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, उसमें कितने कायरल सेंटर हैं? उसमें कायरल सेंटर होते हैं भाई 4, ठीक है। कितने हैं? 4 कायरल सेंटर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो एक रिएक्शन दी गई है ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। अगर आपने ग्लूकोज को हीटिंग हीटिंग की किसके साथ में? HI के साथ में, तो ये बनाता है एन हेक्सेन। क्या बनाता है? एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। और ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में क्या है? अरेंज हैं, लिंक हैं, ठीक है। ग्लूकोज के जो 6 के 6 कार्बन में वो सीधी की सीधी चेन जो रहती है, ठीक है, 6 कार्बन की, इस तरह से वो अरेंज है। समझ गए बात को? ये जो 6 कार्बन की चेन है ये उस तरह से अरेंज है। ये पहली रिएक्शन HI के साथ जो कराओगे, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी रिएक्शन है या कौन सा रिएजेंट है वो ये प्रूव कराता है, कि ये प्रूव करेगा
कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन लीनियर लिंक हैं, ठीक है, एक साथ एक दूसरे से सीधे के सीधे जुड़े हुए हैं, तो वो है एच के साथ, और एच के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एन हेक्सिन, ठीक है, क्या बनता है भाई, एन हेक्सिन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, आपको पता होगा हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, ठीक है, NH2OH, अगर ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करे या फिर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करे, तो ये रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। मेनली ये किसके बारे में बताती है, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, कार्बोनिल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कुछ आपने पढ़ी होंगी एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वहां पे पता है जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो NH2OH के साथ में रिएक्शन करके बनाता है ऑक्साइम, ठीक है, क्या बनाता है, ऑक्साइम, जो ऑक्साइम होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, होता है ऑक्साइम होता है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, ऑक्साइम। तो इसके साथ जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या होता है, ये वाटर एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ पे ये पानी निकल जाता है और ये हमें बाकी का जो कंपाउंड है वो मिल जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्साइम। तो NH2OH जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन होके क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन होके क्या बनती है, ऑक्साइम। अगर मैं HCN के साथ इसी रिएक्शन को कराऊं, अगर HCN के साथ इसी रिएक्शन को कराओगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, सुनो मेरी बात को, ठीक है। तो HCN के साथ कैसे रिएक्शन होती है, देखो HCN के साथ यहाँ पे ये ऑक्साइम मिल गया आपको, यहाँ पे ये ऑक्साइम है। दूसरा HCN के साथ जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी डबल बॉन्ड ओ है, वो जो सी डबल बॉन्ड ओ है, आपको होता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल, और HCN एक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, ये क्या करेगा, एस देगा तो ये OH बन जाता है और यहाँ पे CN जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन बनने से आपको पता है ये एक ऐसी साइट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनने से तो एक और कायरल सेंटर्स में जनरेट हो जाता है, ठीक है, एक और कायरल सेंटर्स में जनरेट हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक और कायरल सेंटर क्या होगा, यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक। देखो भाई, देखो कैसे, जब यहाँ पे CHO ग्रुप था, तो CHO ग्रुप था, तब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं था ये CHO पे, बट यहाँ पे OH और CN आ गए, तो यहाँ पे अब चारों की चारों जो वैलेंसी हैं इसकी, चारों की चारों इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, वो अलग अलग हो गई। अगर ये अलग अलग हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इस केस में यहाँ पे एक कार्य सेंटर बन गया। तो अब इसके पास कितने कार्य सेंटर हो गए, 5 कार्य सेंटर। अगर इसकी स्टीरियोजेनिक साइट की बात करोगे तो कितनी है, 5। अगर इसकी स्टीरो आइसोमर्स की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 32, समझ गए, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो HCN है, कौन कौन है, HCN है या फिर NH2OH है, हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करो या हाइड्रोजन साइनाइड की बात करो, तो ये क्या बता रही है आपको, ये बता रही है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कौन सी रिएक्शन से पता चलता है, तो ये पता चलता है कौन सी रिएक्शन के साथ में भाई, HCN के साथ कराओ या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराओगे, तो आपको वहां पे किसके बारे में पता चलेगा, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, किसमें, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज कार्बोनिल ग्रुप, से जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसी को अपन कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक। तो आपको रिएक्शंस भी ध्यान रखनी है, और ये किस लिए यूज हो रही है, हाँ रिएक्शन ध्यान रखना बहुत ईजी है, कि किस साइड पे कौन से ग्रुप पे अटैच कर रहा है या कहाँ पे अटैक कर रहा है या कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये मेन आप ध्यान रखो, बाकी पे कुछ नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है, बाकी वहाँ पे नॉन रिएक्टिव पार्ट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन जो है वो है ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊं, तो इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के साथ में ये बना लेता है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, या एल्डोनिक एसिड भी इसको बोला जाता है, ग्लूकोनिक एसिड या फिर एल्डोनिक एसिड। अच्छा ध्यान होगा आपको शायद थोड़ा बहुत, कि जो ब्रोमीन वाटर है ये क्या है बेटा, ब्रोमीन जो वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे, तो उससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, एसिड, ठीक है। और ये क्या बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म। जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल में आपको पता है दो कैटेगरी है, हो सकता है क्या कीटोन हो सकता है कौन हो, एल्डिहाइड हो। तो यहाँ पे अगर कीटोन प्रेजेंट होता, ठीक है,
अगर ये कीटोन प्रेजेंट होगा होगा और आप अगर ब्रोमीन वाटर की इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन क्या है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर एल्डिहाइड है और आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराई तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ब्रोमीन वाटर की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज होगी। डिफरेंशिएशन मतलब सर, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है सिंपल से कि अगर आप एल्डिहाइड, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का अगर आप सेपरेट करोगे कि हाँ ये फ्रक्टोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ग्लूकोज रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है। बट फ्रक्टोज है वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज के पास क्या होता है, फ्रक्टोज के पास होता है कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। समझ गए बात को? ठीक है, चलो आगे देखो। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है भाई, यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड कैसे मिला आपको समझ गया, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड केवल CHO है, वहां पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड ग्रुप में, ठीक। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, ठीक है। 5 OH ग्रुप को ये कंफर्म करता है, ठीक है। कौन कौन भाई, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन जो है वो अगर इसके साथ कराओगे तो वो केवल किसके साथ होगी, किसके साथ होगी केवल, वहां पे जो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, जो 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल है, वो ही उसके साथ इन्वॉल्व होंगे और वहां पे क्या होगी, एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी। देखो मेरी बात सुनो, जो एल्कोहल है वो क्या होगा, ये दूसरा पार्ट क्या है, एसिटाइल, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या होगा, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसका लीविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन, ठीक है। RO और ये RO और इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं, आपको पता होगा, एसाइल, ठीक है। ये जो है इसको बोला जाता है एसाइल, ठीक है, एसाइल। और ये इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो सुनो मेरी बात को, पहले जो था वो क्या था हमारे पास में, ROH, ठीक है। और यहाँ से H के लॉस के बाद हमारे पास क्या आ गया, CH3CO, ठीक है, CH3CO। आपको देखो कार्बन है, उसका मोलिकुलर वेट है 12, हाइड्रोजन इनका 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन एक और कार्बन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ये लगभग 40, ये 43 आ जाएगा, ठीक है। 43, 6 to 8 और ये, ठीक, 43, 43 ये आया और 43 आया, नया ऐड हुआ 43 और एक हमारे पास पहले से था वो चला गया, तो -1। इसका मतलब है यहाँ पे जो नेट गेन है वो मॉलिक्यूलर वेट में कितने का हुआ, 42 का। एक एल्कोहल के साथ में जो रिएक्शन हो रही है, एक एल्कोहल ग्रुप के साथ में जो एसिटाइलेशन हो रहा है, वहां पे जो नेट गेन है वो कितने का हो रहा है भाई, नेट गेन कितने का हो रहा है, नेट गेन हो रहा है 42 का, ठीक है। हाँ 43 का ही हुआ है बट एक एच था वहां से हट गया। तो यहाँ पे ऐसे कितने ग्रुप आए, 5 ग्रुप आए, 4 तो यहाँ पे और एक, तो 5 ग्रुप आने से इसका मतलब ये हो गया कि सर 42 इंटू आप 10 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 210, मतलब 210 से आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। 210 से आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाता है और जो बनने वाला कंपाउंड है उसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आपको ये समझ में आ गया एसाइल किसको बोलते हैं, ठीक है। और एसाइल आपको पता है ना, ठीक है। तो अपन इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AC मतलब क्या है, CH3CO, इसको हम बोलते हैं एसाइल, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल। तो और ये ROAC भी लिखा होगा तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे यहाँ पे ये रिएक्शन होगी क्या, नहीं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि यहाँ पे 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो जो हमने इसकी 5 रिएक्शंस पढ़ी, देखो सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़ी HI के साथ में, तो हर एक रिएक्शन का मीनिंग है। HI के साथ में जो रिएक्शन पढ़ी वो बता रही है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है और वो लीनियरली अरेंज है, ठीक है, एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। दूसरी रिएक्शन पढ़ी, जो हमने पढ़ी वो क्या थी, हाइड्रोक्सिल एमीन और HCN के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH और HCN के साथ में। तो NH2OH और HCN के साथ में रिएक्शन कर रहा है ग्लूकोज, इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कार्बोनिल ग्रुप है इसीलिए वो रिएक्शन दे रहा है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइम बनाता है, ठीक है। जो एल्डिहाइड है वो क्या बना रहा है, ऑक्साइम। अगर उसने HCN के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन की, तो उसने क्या बनाया वहां पे, हाइड्रोसाइड हाइड्रोसाइट्रिन, ठीक है।
ये साइनोहाइड्रिन, सॉरी, क्या बनाया, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन बनना, वहां पे आपको ये भी बताया मैंने कि एक नया कार्य सेंटर जनरेट हो जाता है, ये बन गया साइनोहाइड्रिन, ये दूसरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ जो पढ़ी हमने वो पढ़ी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ में। ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन होने का मतलब ये है कि सर जो कार्बोनिल ग्रुप तो हमें कंफर्म हो गया, अब कार्बोनिल ग्रुप में भी दो होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो कौन सा है, मतलब CHO है, ठीक है, या फिर C11O है, कीटोन है। तो उसके साथ हमने रिएक्शन कराई कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो केवल किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो केवल रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब वहां पे CHO ग्रुप है, ठीक है, अगर रिएक्शन हो रही है तो CHO, अगर नहीं हो रही तो वहां पे कीटोन है। तो ग्लूकोज ने ये रिएक्शन भी शो की, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है, समझ गए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। और यहाँ पे क्या बनाया उसने, ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान रखना ग्लूकोनिक एसिड बेटा केवल ऊपर ही CHO COOH में बदलता है, बाकी का यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये रिएक्शन फिर से आएगी, फिर से आएगी, वहां पे ऐसा क्या होगा, वहां पे एक हम लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल है उसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में। और जो ऊपर वाला CHO है उसको तो कन्वर्ट कर ही देगा, क्योंकि उसको तो मरा हुआ मरियल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको कन्वर्ट कर रहा है ना भाई। मरियल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही अगर उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है तो स्ट्रॉन्ग तो कर ही देगा ना। तो स्ट्रॉन्ग किस किस को होता है, स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री को उठा के कहाँ पहुंचा देगा, एसिड में। स्ट्रॉन्ग CHO को उठा के कहाँ पहुंचा देगा, एसिड में। ठीक है, तो वो कब की बात कर रहा हूं, जब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड लूंगा। अगर मैं नाइट्रिक एसिड लूंगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सैकरिक एसिड। ठीक है, और अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल क्या ले रहा हूँ, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड। चलो भाई, तो हाँ उसके बाद एसिटाइलेशन रिएक्शन देखी। एसिटाइलेशन रिएक्शन में ये मैंने आपको जो कैलकुलेशन करके बताई, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का। तो आप इसको कर सकते हो, मैं बस समझाने का मेरा पर्पस था कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, वहां पे कितने एल्कोहलिक ग्रुप हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं, 5। ठीक है, वहां पे 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं और वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, और वहां पे बनता है, वहां पे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिएक्शन समझा दी, आप इसको अच्छे से देख लो एक बार। ठीक है, एनसीईआरटी का जो पूरा कंटेंट है अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है 6 नंबर की रिएक्शन। ठीक है, 6 नंबर जो है ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड अभी हमने देखा था, ग्लूकोज की बात करो या ग्लूकोनिक एसिड की बात करो, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इसके साथ में रिएक्शन करके बनाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है सैकरिक एसिड। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सैकरिक एसिड। तो अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओगे किसके साथ में, HNO3 के साथ में, या फिर भाई किसका, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का कराओगे, ये ग्लूकोनिक एसिड, अगर ग्लूकोनिक एसिड का भी कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सैकरिक एसिड ही मिलने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों से ही क्या मिलता है, सैकरिक एसिड। क्यों, क्योंकि दोनों का ही क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये क्या कर रहा है, उनका ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो 1 डिग्री एल्कोहल है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दोनों जगह से ही कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड में तो केवल CHO COOH में ही कन्वर्ट हुआ होता है, और ऊपर वाला तो आपको पता ही है, यहाँ तो ये ऑलरेडी है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो सैकरिक एसिड किस किस से मिल रहा है, सैकरिक एसिड दो चीजों से मिल रहा है, किस किस से भाई, सैकरिक एसिड मिल रहा है ग्लूकोनिक एसिड से और ग्लूकोज से मिल रहा है। कब, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या ले रहे हैं भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक, चलो अब मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे कुछ रिडक्शन की रिएक्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन जैसे NaHg प्लस ROH, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, NaBH4 ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, H2 और कैटलिस्ट। अगर आप ये सब आप ग्लूकोज के ऊपर डालोगे तो वहां पे क्या करेंगे, ये जो CHO ग्रुप है, आपको पता है CHO ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, वो एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। देखो भाई, रिडक्शन में होता क्या है, यहाँ पे H H जुड़ जाते हैं, ये H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, तो ये H आने से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये H आने से तो ये CH हो गया, और ये जो O और H है ये क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, तो रिडक्शन होने से क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, किस में, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक, तो ये जो एल्कोहल बन गया, बाकी के हाँ जो बीच के ग्रुप हैं वो कुछ नहीं होने वाला, वो सेम के सेम रहेंगे, ये इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है,
ये क्या बन जाता है, हमारा बनने वाला जो कंपाउंड है, अगर आप ग्लूकोज को रिड्यूस कर रहे हो और ग्लूकोज का रिडक्शन होने के बाद में बनने वाला कंपाउंड है वो क्या है, सॉर्बिटॉल। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ये एक्स्ट्रा है हाँ, बट आपको ध्यान रखना है ये क्या बन जाता है, सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। हाँ, सॉर्बिटॉल में बीच के जो OH और H हैं पॉलीहाइड्रोक्सी वो सेम रहेंगे, बट ऊपर वाला जो CHO है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। और इसका नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये रिएक्शंस आपको बताई, 6 रिएक्शंस बननी पड़ी। 6 रिएक्शंस अलग अलग चीज को बता रही हैं आपको। ठीक है। हाँ, ये जो आखिरी वाली रिएक्शन है ये भी सुन लो, ये इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, हर रिएक्शन का पर्पस अलग है, हर रिएक्शन हमें कुछ ना कुछ नए राज बता रही है। ठीक है, हर एक रिएक्शन ने हमें एक नया राज बताया था। जैसे मैं बात करूं, HCN के साथ रिएक्शन हुई, उसने क्या बताया, HCN और हाइड्रोक्सिल एमीन ने हमें ये बताया कि वहां पे कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ कि कार्बोनिल में भी दो टाइप के हैं, कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो ये हमने किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई तो इससे हमें क्लियर हो गया कि वहां पे एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन से क्या क्लियर हुआ कि वहां पे 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं। ठीक है, 5 और अलग अलग कार्बन से अल्कोहल लगे हुए हैं। तो उससे क्या, इससे ये क्लियर हुआ कि 5 अल्कोहल तो हैं। अब ये बताओ अल्कोहल भी किस टाइप के भाई, प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं। तो जब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ HNO3 के साथ कराई, तो उसने ये क्लियर कर दिया कि वहां पे केवल एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है, बाकी 2 डिग्री अल्कोहल है जो रिएक्शन नहीं करते। और ये क्या बना देता है, सैकरिक एसिड। तो आप ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराओ या फिर आप किसका कराओ, ग्लूकोज का कराओ, दोनों से ही क्या मिलने वाला है आपको, दोनों से ही क्या मिलेगा भाई, सैकरिक एसिड। तो सैकरिक एसिड में ऊपर भी COOH नीचे भी COOH, ऊपर COOH नीचे CH2OH है, उसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक।